नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुए विवाद से यह साफ दिख रहा है कि जेएनयू केस के बाद 1 साल तक करीब शांत रहने के बाद कॉलेज कैंपस में एक बार फिर देश विरोधी नारों का फैशन लौट आया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आजादी ब्रिगेड बस्तर और कश्मीर की आजादी के नारे किस तरह से लगा रहे हैं, यह हम आज सबसे पहले आपको खबरदार में दिखाएंगे और आजादी ब्रिगेड के डीयू वाले उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसमें 21 फरवरी को उठे विवाद के बाद 22 फरवरी को बड़े हंगामे के दौरान आजादी के वो नारे रिकॉर्ड हुए, जो नारे कमोवेश वैसे ही हैं जो पिछले साल फरवरी में जेएनयू के अंदर लगे थे और जिस पर आज तक बहस छिड़ी हुई है। तारीख 22 फरवरी, जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज। नारे कमोबेश वैसे ही जैसे नारों को लेकर पिछले साल जेएनयू में बहुत बवाल हुआ था। आजादी ब्रिगेड के ये नारे 1 साल बाद जेएनयू से कैसे डीयू पहुंच गए, रामजस कॉलेज का 22 फरवरी का ये वीडियो बता रहा है। बस्तर और कश्मीर की आजादी डीयू के रामजस कॉलेज में मांगते इन छात्रों का ये वीडियो उसी 22 फरवरी का है जिस 22 फरवरी को रामजस कॉलेज का कैंपस एक तरह से वॉर जोन बन गया था। वामपंथी छात्र संगठन आइसा और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के बीच मारपीट हो गई थी और पुलिस को हालात संभालने में 5 घंटे लग गए थे। इस मारपीट और बड़े हंगामे की असली वजह रामजस कॉलेज में जेएनयू के विवादित छात्र उमर खालिद को बुलाना बना, जिसका एबीवीपी के छात्रों ने यह कहते हुए विरोध किया कि उमर खालिद देश विरोधी नारे लगाने के मामले में आरोपी है, इसलिए उसे रामजस कॉलेज में आने नहीं दिया जाएगा। एबीवीपी के विरोध के बाद उमर खालिद जिस सेमिनार में आने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया। कैंपस में तनाव के बीच पुलिस को लगा दिया गया, लेकिन वामपंथी छात्र संगठनों ने इसे एबीवीपी की गुंडागर्दी बताया और रामजस कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में उमर खालिद वाले प्रोग्राम के आयोजकों ने दावा किया कि एबीवीपी के सदस्यों ने पत्थर फेंके, सेमिनार रूम को लॉक कर दिया और बिजली सप्लाई काट दी। हालांकि एबीवीपी ने इन सारे आरोपों से इनकार किया, लेकिन बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। अगले दिन वामपंथी संगठनों के छात्र फिर रामजस कॉलेज पहुंच गए और पुलिस को हटाने और उमर खालिद को वापस लाने की मांग के नारे लगाने लगे। 21 फरवरी को रामजस कॉलेज में हुआ बवाल अगले दिन 22 फरवरी को तब बढ़ गया जब वामपंथी छात्र संगठन आइसा और एबीवीपी के छात्रों के बीच नौबत हाथापाई की पहुंच गई। हिंसा में कई टीचर, पुलिस वाले और यहां तक कि कुछ पत्रकार भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगा कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए थे। लेकिन अब एबीवीपी ने यह वीडियो जारी करके दावा किया है कि रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। हम आपका राष्ट्रवाद नहीं जज कर रहे, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमारे कैंपसों में आकर अगर कश्मीर की आजादी के कोई नारे लगाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। 21 फरवरी को रामजस कॉलेज में उमर खालिद के बुलाने के विरोध का मामला अगले 2 दिन में देश विरोधी नारे लगाने तक पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पक्ष अपने अपने मार्च निकालने और ताकत दिखाने में जुटे हैं, लेकिन देश विरोधी नारों का मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्हें वीडियो मिला है जिसकी जांच हो रही है, तो दिल्ली की निचली अदालत में एक वकील ने अर्जी लगाई जिस पर 6 मार्च को सुनवाई है। You see, the complaint and the video and all the facts and circumstances which has come to police is we are examining it and we will take prompt appropriate action in this. 21 फरवरी को रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाए गए, जो एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, जिसमें उमर खालिद को एक इवेंट के नाम पे पहले इनवाइट किया गया और उसमें कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, प्रशासन है, उनको अंधेरे में रख के वो इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। जब इवेंट को कैंसिल किया गया प्रिंसिपल द्वारा, तो कुछ गद्दार लोगों ने वहाँ पे देश के खिलाफ नारे लगाए
तो हमने कोर्ट से जो मांग की है कि जिन जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। रामजस कॉलेज से उठा नया विवाद देशद्रोह और देशभक्ति की पुरानी बहस में पहुंच गया, जिसमें पिछले 3 दिन में DU के LSR कॉलेज की एक छात्रा गुरमेहर कौर भी चर्चित हो गई, जिसके बाद ये बहस कैंपस से उठकर सोशल मीडिया और फिर राजनीति में भी होने लगी। इश्यू गुरमीत कौर नहीं है, इश्यू जो नारा वहाँ दिया, जो सेमिनार वहाँ करना चाहते हैं, आज़ादी, कश्मीर को आज़ादी, उसके ऊपर हमारा आपत्ति है। हम उसको किसी हालत में उसको स्वीकार करते नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता रामजस कॉलेज से उठे नए विवाद और विवादित नारों को लेकर हंगामे को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो दूसरे पक्ष में हरियाणा के मंत्री अनिल विज जैसे नेता अलग ही बातें करने में जुटे हैं। इस राजनीति के बीच आज ABVP के छात्रों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें JNU में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप वाले केस में आरोपियों के खिलाफ जल्द चार्जशीट दायर करने की मांग की गई। काफी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा उनके हाथ में झंडे हैं और कहीं ना कहीं सबका जो विरोध है वो यही है कि चार्जशीट इसमें क्यों फाइल नहीं की गई, जिस तरह से JNU मामले को तकरीबन 1 साल बीत चुका है। पहले JNU और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, आजादी ब्रिगेड और तिरंगा ब्रिगेड के बीच अंतहीन टकराव चल रहा है। JNU के मामले में 1 साल बाद भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस की जांच की रिपोर्ट के अंश मीडिया में आ रहे हैं, जबकि इस 1 साल के दौरान JNU से देश विरोधी नारे DU तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल और जावेद अंसारी के साथ चिराग गोटी, आज तक। इस वीडियो को विश्लेषण की जरूरत है, जरूर इसको जांच की जरूरत है कि यह पता लगाया जाए कि सही है कि नहीं है, इन्हीं में नारों की आवाज है या फिर इस वीडियो को बनाया गया है। लेकिन ऐसे नारों को विश्लेषण की जरूरत नहीं है। ये चाहे कश्मीर में लगाए जाए, चाहे दिल्ली में लगाए जाए, ये देश विरोधी नारे ही हैं। लेकिन इन नारों के बीच सवाल हमारे सिस्टम पर है कि आखिर वो इस तरह के केस में इतना सुस्त क्यों हो जाता है। JNU केस को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक वो सिस्टम की वेटिंग लिस्ट में है। आज तक को इस केस में पुलिस की जांच और चार्जशीट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। JNU में देश विरोधी नारों वाले केस 1 साल से ज्यादा हो चुका है। सवाल यह है कि क्यों अब तक ये केस सिस्टम की वेटिंग लिस्ट में पड़ा है, जबकि पिछले साल 9 फरवरी को आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में JNU के अंदर जो कुछ हुआ था उसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक JNU केस में 1 साल बाद अब जाकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच कन्हैया कुमार के खिलाफ केस साबित करने में फेल रही, लेकिन दूसरे आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ सबूत मिले हैं। देश विरोधी नारे लगाने वाले 9 बाहरी लोगों की भी पहचान की गई है जो कश्मीर के हैं। JNU केस में पुलिस की जांच में कन्हैया कुमार को एक तरह से क्लीन चिट मिली है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में ये कहा गया है कि कन्हैया कुमार ने भले ही देश विरोधी नारे नहीं लगाए, लेकिन 9 फरवरी के वाकये में वो मौजूद था। उसने अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम को रोका नहीं। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अब ये कोर्ट तय करेगी कि कन्हैया कुमार के खिलाफ केस चले या नहीं। हम नारे लगाते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं। देश की सरकार की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम नारे लगाते हैं देश की बेहतरी के लिए, देश को कमजोर करने के लिए नहीं। JNU केस में सबसे पहले कन्हैया कुमार को ही पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान ने भी पुलिस के सामने सरेंडर किया था। कार्रवाई पुलिस जिस तरह उनको भी कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में हिंदी में देशद्रोह नहीं राजद्रोह होता है। JNU केस से जुड़े 40 वीडियो का लैब टेस्ट करवाया गया था। वीडियो के लैब टेस्ट में ये सही पाया गया कि देश विरोधी नारे लगे थे। वीडियो के टेस्ट से ये भी पता चला कि उमर खालिद ने भी नारे लगाए थे, जबकि कन्हैया कुमार ने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। ज्यादातर देश विरोधी नारे कश्मीर से आए
बाहरी छात्रों ने लगाए थे। नारे लगाने वाले छात्र सिर्फ जेएनयू के ही नहीं बल्कि दूसरे कॉलेज से भी आए थे। जेएनयू कांड में स्पेशल सेल की जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि देशद्रोही का मुकदमा झेल रहे और इसी आरोप में जेल की हवा खा चुके जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को किसी भी वीडियो फुटेज में देशद्रोही का नारा लगाते हुए नहीं पाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का आधिकारिक तौर पर कहना है कि जेएनयू केस में अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है, न ही कोई अनुमान लगाना सही है। कन्हैया कुमार के मामले में भी अभी इंतजार करना चाहिए। यह एक सेंसिटिव केस है। इस स्टेज पे हम किसी भी तरह के अनुमान या स्पेकुलेशन में ना पड़ें और वेट करें केस के को फाइनल स्टेज के पहुंचने तक। नहीं, केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, चल रहा है, चार्जशीट फाइल होगी, अभी नहीं। जेएनयू केस की चार्जशीट को लेकर आज एबीवीपी के छात्रों ने भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पुलिस से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है। चिराग घोटी और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जेएनयू केस के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंगामे तक और डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर के मामले तक हर जगह पर बहस के फोकस में अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यह ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी है जिसे सब अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं। एक दूसरे के विचार बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं। विरोध की राय हो, को या तो देशद्रोही बताया जाएगा या फिर देशभक्त होने का मजाक उड़ाया जाएगा, या अपने विचार रखने पर कम पढ़ा लिखा बताया जाएगा, जैसा कि कल गीतकार जावेद अख्तर ने वीरेंद्र सहवाग और देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों के बारे में कहा था, या फिर शाजिया इल्मी जैसी महिलाओं को सेमिनार में बोलने से रोका जाएगा क्योंकि वो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर बेबाक राय रखती है। सिर्फ इसलिए कि मैं भाजपा की सदस्य हूं या लीडर हूं, मुझे मौका ना मिले बोलने का, और इसके लिए वो ये बदसलूकी और बदमाशी करने के लिए तैयार है। बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी को दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बोलने से क्यों रोका गया? क्या बोलने की आजादी का लाइसेंस सबके लिए नहीं है, या अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा हो सकती है? शाजिया इल्मी के मुताबिक वो 3 तलाक के मुद्दे पर 16 फरवरी को जामिया यूनिवर्सिटी में होने वाले एक सेमिनार में उन्हें बुलाया गया था। लेकिन पहले तो सेमिनार में चर्चा के मुद्दे को 3 तलाक से हटाकर महिला सशक्तिकरण कर दिया गया और फिर सेमिनार के आयोजकों पर दबाव डालकर शाजिया का नाम बोलने वालों की लिस्ट से हटा दिया गया। लोग खड़े हुए थे कि अगर मैं आऊं तो मुझे खदेड़ा जाए, मेरे साथ बदसलूकी की जाए, और उधर ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर वीसी से लेकर प्रोवोस्ट तक का मैसेजेस आए और बाकायदा कहा गया कि अगर शाजिया इल्मी ऐसे मौके पर आएंगी तो माहौल खराब होगा। जामिया में ये सेमिनार राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच नाम की संस्था ने आयोजित किया था, जिसमें शाजिया इल्मी और बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी को स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन बाद में स्पीकर, टॉपिक और सेमिनार की तारीख बदलने के लिए जामिया प्रशासन ने ये कहते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर बात करने का माहौल नहीं है। यानी अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अपने पैमाने सबने सेट कर लिए हैं, जिसमें दूसरों के लिए कोई थोड़ी भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। पढ़े लिखे गीतकार और शायर जावेद अख्तर भी इस लिस्ट में कल शामिल हो गए थे, जब उन्होंने गुरमेहर कौर के वीडियो को लेकर वीरेंद्र सहवाग और हरियाणा की दंगल गर्ल और योगेश्वर दत्त को कम पढ़ा लिखा और रेसलर ट्रोल बता दिया था। गुरमेहर कौर का विवाद हो या फिर उनको लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, या रामजस कॉलेज का विवाद, या फिर शाजिया इल्मी का विवाद, ऐसा लगता है कि सब खुद तो बोलना चाहते हैं लेकिन दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं देना चाहते। खुद तो बोलना चाहते हैं और दूसरों को खामोश करना चाहते हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त करना कोई सीखना नहीं चाहता। आज तक ब्यूरो। अब बात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। क्या यहां पर सारे संस्कार लड़कियों के लिए हैं? क्योंकि बीएचयू की छात्राओं ने आज तक के सामने एक ऐसी गवाही दी है जिसके आधार पर हम देश की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार बीएचयू में छात्राओं के साथ भेदभाव वाले वैचारिक विश्लेषण करेंगे, जिसने बीएचयू के 100 साल लंबे समृद्ध इतिहास को कलंकित करने का प्रयास किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बीएचयू में लड़कियों को संस्कार के नाम पर ऐसे तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं जिन पर यकीन करना तक मुश्किल है। बीएचयू में लड़कों को 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लड़कियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। लड़कियां रात में मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकती। लड़कों को इस नियम में भी छूट है। लड़कियां 8 बजे के बाद हॉस्टल से तो छोड़िए, अपने हॉस्टल रूम से भी बाहर नहीं निकल सकती। बीएचयू में लड़कियां किसी राजनीतिक डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकती और
बीएचयू में लड़कियों को अपनी पसंद के कपड़े तक पहनने पर रोक है। यहां तक कि बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल मेस में नॉनवेज तक नहीं परोसा जाता, जबकि लड़कों के हॉस्टल मेस में नॉनवेज बाकायदा मेन्यू का हिस्सा है। हैरानी की बात यह भी है कि बीएचयू में छात्राओं के साथ हर दर्जे का यह भेदभाव उन संस्कारों के नाम पर किया जा रहा है जिनके दायरे में बीएचयू के लड़के नहीं आते। लेकिन अब बीएचयू की छात्राएं बीएचयू के भेद वाले भाव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। हमने बीएचयू के असंस्कारी नियमों के खिलाफ छात्राओं के दुखी मन की आवाज को बुलंद करने का बीड़ा उठाया है। अलाउड नहीं है। Girls, it's not allowed in the scheduled mess team. For boys, it is allowed. Means we can have non-veg, but we have to purchase it from outside. हॉस्टल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंड वाईफाई नल के कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई। इवन हम लोग की लाइब्रेरीज भी जल्दी बंद हो सकती हैं। कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप हम उसमें डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ये लड़कियां किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे विश्वविद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। ये छात्राएं उस विश्वविद्यालय की हैं जिसका नाम पूरी दुनिया पूरे इज्जत के साथ लेती है। ये छात्राएं उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की हैं जो निर्विवाद रूप से भारत की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन 100 साल के समृद्ध और संस्कारी इतिहास वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने असंस्कारी सोच की वजह से विवादों में है। आरोप है कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वैसे ही बीएचयू के संस्कार बेटों के लिए और हैं और बेटियों के लिए और। You are not allowed to participate in the debate on Gandhi. हमारे टीचर्स हम लोगों को बोलते हैं कि आपकी डिग्निटी आपके हाथ में है, तो प्लीज आप एनएसएस और एनसीसी में भी मत जाइए, क्योंकि आप लड़कियां हैं, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। बात इतनी भर होती तो खैर मना लेते, लेकिन बीएचयू में बेटों और बेटियों के लिए भेद वाला भाव यही नहीं रुकता। यहाँ रात होते ही लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर बैन लग जाता है। हाँ, लड़के पूरी रात मोबाइल फोन पर चिपक कर बिता दें तो कोई बात नहीं। लड़कों के हॉस्टल में मांसाहारी भोजन का भरपूर प्रबंध होता है, लेकिन लड़कियों के हॉस्टल मेस में परोसा जाना तो दूर, नॉनवेज का नाम लेना तक नियम के खिलाफ है। You are not allowed to cook non-vegetarian in your hostels, am I right? Yes. And the boys are allowed to do that in their hostels. Actually, basically it's not provided on the mess menu. And the boys' hostel and the girls' hostel, we pay same price, same fee for mess. And for the girls, it's not allowed in the scheduled mess team. For boys, it is allowed. Means we can have non-veg, but we have to purchase it from outside. देश में इन दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धूम मची है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीएचयू तक इस नारे की उड़ती उड़ती आवाज भी नहीं पहुंची है। वरना ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां लड़कों को दुनिया भर के शौक पूरा करने की पूरी छूट हो और लड़कियों को उनकी पसंद के कपड़े तक पहनने से रोक दिया जाए। What about dress code? सर, अगर हम मेस में शॉर्ट्स में जाते हैं, शॉर्ट्स में तो नॉर्मल भी बरमूडाज और पैंट, तो टीचर्स अगर हमें देखते हैं तो दे हैव राइट कि वो हमें पब्लिकली एम्बैरेस करें, हम लोग को डांटे और वॉर्न करें हम लोगों को। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रखी गई थी, लेकिन आजादी के 70 साल होने को है और बीएचयू अपनी छात्राओं के साथ भेद वाले भाव से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। बीएचयू की छात्राएं कहती हैं कि अगर कैंपस में कोई छात्रा किसी लड़के के साथ दूर से बात करते हुए भी देख ली जाए तो शामत आई समझो। What about meeting boys? Is there any regulation? हमारे टीचर्स अगर बाहर किसी लड़के के साथ देखते हैं तो क्लास में बाकायदा बोलते हैं कि अरे नंबर क्यों नहीं आया, हम जानते नहीं तुम लोग घूमते हो लड़कों के साथ। ऐसा नहीं है कि बीएचयू की इस बेटी विरोधी विचारधारा से अब तक कोई वाकिफ नहीं था। साल 2015 में तो ये मुद्दा संसद में बहस का हिस्सा भी बना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। छात्राओं को तो कैंपस के खिलाफ बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनसे पहले ही एफिडेविट में साइन करवा लिए जाते हैं। सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत है हम लोग स्टार्टिंग से, जब हम लोग को हॉस्टल अलॉटमेंट यानी जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें होता है माँ बाप को लाओ, फिर माँ बाप को कहा जाता है कि आप देखिए
कि वहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं। तो आप धरना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप 8 बजे तक आ जाएंगे और माँ बाप से हम लोग बाकायदा सिग्नेचर भी होता है कि आप अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ करती है तो हमारे टीचर्स के पास राइट्स हैं कि वो हम लोगों को निकाल सकते हैं हॉस्टल से। ये छात्राएं बीएचयू की बेटी विरोधी विचारधारा से अपने दुखी मन की बात करते हुए भी डर का एहसास कर रही थी। इसका एहसास हमें था और इन छात्राओं की जुबान पर भी ये डर आ ही गया। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये कि हम लोग सस्पेंड हो सकते हैं। हमारे दिमाग में लगातार है जब से है। मेरे पापा ने कहा तुम अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुई, तुमने बोला इस बारे में, तो ये होता है। रिटन में नहीं पर होता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमें कहता कि बीएचयू में छात्राओं के साथ इतना भेदभाव होता है तो उसकी बात का भरोसा करने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन जब बीएचयू की छात्राएं ही ऐसे आरोप लगाएं तो बीएचयू प्रशासन से वेरीफाई करना तो जरूरी हो जाता है। लिहाजा हम बीएचयू के वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी के दफ्तर पहुंच गए। ये बताइए कि there has been criticism of BHU की स्टूडेंट जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। वाइस चांसलर से हमने सीधा सवाल किया तो चंद सेकंड के लिए उनकी जुबान सूख सी गई और फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जवाब मिला। What is happening sir in BHU? क्या हो रहा है? आपके जो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आरएसएस का गढ़ बन गया है, क्या कहेंगे उनको? मुझे लगता है कि संसद से बड़ी कोई संस्था और इसलिए संसद सदस्य होना भी एक बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा और गौरव की बात है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ उठाई है तो उस पर बात करने के पहले भी मैं बहुत सहज नहीं हूँ। Because this has been raised in Parliament also. इसीलिए मैं और सोच के बोल रहा हूँ। मैं कैसे कहूँ कि इन जितनी भी बातें आपने कही ये प्राइम फैसाई ये झूठ है, ये मैं कह नहीं सकता, ये फैक्ट्स नहीं है। जाहिर है जिस आत्मविश्वास के साथ बीएचयू की छात्राओं ने बीएचयू पर आरोप लगाए थे, वाइस चांसलर उस आत्मविश्वास से आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। No, I met a girl who said I cannot participate in a debate because I have to give an affidavit if I am a girl. Boys can, girls cannot. आप मुझे लगता है उस लड़की का अगर आइडेंटिटी कार्ड लेते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम लड़कियाँ बाहर से भी आकर के इंटरव्यू दे रही हैं। तो आपको लगता है यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? It's a I think planned effort to defame BHU. कहते हैं कि साच को आंच नहीं, यानी सच्चाई को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती, वो तो वक्त के साथ सामने आ ही जाती है। आज तक के कैमरे पर बीएचयू की छात्राओं ने भी बीएचयू के भेद वाले भाव का सच सामने ला दिया है। You are saying moral policing in this country or in your university is only for girls, not for boys, right? That's what you are trying to say. Yes, sir. क्योंकि सर इनको लगता है कि लड़कियां अपवित्र हो जाएंगी कुछ भी, या फिर नॉनवेज से या फिर पोर्नोग्राफी से। लड़कों के साथ लड़के हैं, वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर अगर वाईफाई से हम लोग पोर्नोग्राफी देखेंगे, हमारे वैल्यूज खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमारा हॉस्टल में आना भी वैल्यूज के अगेंस्ट है। इस हिसाब से तो लड़कियों को एजुकेशन देना भी वैल्यूज के अगेंस्ट है। अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा करेंगी। बीएचयू में छात्राओं के साथ भेद वाले भाव को साबित करने के लिए भले ही कोई रिसर्च या स्टडी रिपोर्ट तैयार न की गई हो, लेकिन खुद बीएचयू में इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगी है, जिससे खुद बीएचयू प्रशासन अनसुना नहीं कर सकता। दुख इस बात से और बढ़ जाता है कि ये उस बीएचयू की सच्चाई है जिसके 5.3 वर्ग किलोमीटर में फैले कैंपस में हॉस्पिटल, म्यूजियम, पेट्रोल पंप, शॉपिंग सेंटर, हेलीपैड सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसकी सेंट्रल लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, जिसे साल 2015 में भारत की टॉप 30 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में पहला स्थान मिला था। ये वही बीएचयू है जिसके पूर्व छात्रों में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, महान गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका, भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CNR राव और हरिवंश राय बच्चन जैसे प्रसिद्ध और सम्माननीय नाम शामिल हैं। ये वही बीएचयू है जिसे साल 1919 में भारत में पहली बार मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स शुरू करने का श्रेय जाता है। और ये वही बीएचयू है जिसके बारे में कहा जाता है कि मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पंडित मदन मोहन मालवीय को चिट्ठी लिखकर बीएचयू से जुड़ने की इच्छा जताई थी।
लेकिन आज बीएचयू प्रशासन ने छात्र और छात्राओं के बीच भेद वाले भाव को अपनाकर पूरी दुनिया में बीएचयू के नाम को पर दाग लगाने का काम किया है। बीएचयू को अपनी इस सोच से पीछा छुड़ाना होगा, वरना बीएचयू प्रशासन की सोच बीएचयू को बर्बाद कर सकती है। बीएचयू की छात्राओं के दुखी मन की बात सुनकर हम इतना ही कह सकते हैं कि वहां पर जो प्रशासन है उसे इसकी तह तक जाना होगा, देखना होगा कि इन आरोपों में कितना दम है। और अब कश्मीर से आई एक अच्छी खबर के बारे में हम आपको बताते हैं। कश्मीर घाटी में 8 महीने बाद दोबारा स्कूलों में रौनक आ गई है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा और पत्थरबाजी के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में हिंसा में कमी आई तो किसी तरह स्कूलों में परीक्षाएं हुई, लेकिन फिर बर्फबारी के चलते स्कूल दोबारा बंद हो गए। अब कश्मीर का मौसम साफ हो गया है, धूप खिलने लगी है, हिंसा के बादल छंटने लगे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने फिर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे और उनके अभिभावक खुश दिखाई दिए, जिनसे आज तक में बात की। कश्मीर में भले ही आज बारिश का मौसम हो और ठंड भी हो, लेकिन उसके साथ साथ चहल पहल काफ़ी पूरे श्रीनगर शहर में और दूसरे इलाकों में नज़र आ रही है। दरअसल कई महीनों के बाद कश्मीर में एक बार फिर स्कूल खुले हैं। ये तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खिले, लेकिन अगर असल में माना जाए तो करीब 8 महीने के बाद कश्मीर में जो है स्कूलों ने दोबारा कामकाज शुरू किया है। अच्छा लग रहा है, स्कूल का पहला दिन है आज, बहुत ही अच्छा दिन है। आज होप करेंगे कि अच्छा रहे। तो कितने महीनों के बाद आज स्कूल खुले? अब 2 महीने और 4 दिन के बाद। अच्छे है, बड़ी खुशी की बात महसूस करते हैं। 2-3 दिन पहले से खुशी से आते हैं आज। बच्चे स्कूल आ रहे हैं। हाँ, बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बहुत टाइम के बाद आज स्कूल खुल रहा है, तो स्कूल ही है वो जिसमें हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, सबसे ज्यादा एजुकेट होते हैं। तो बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन के बाद स्कूल खुल रहे हैं, और इससे पहले भी अनरेस्ट चल चुका था, तो 1 ही महीने स्कूल खुला और उनमें भी एजुकेट हो नहीं पाए हम। तो वो वैसी खुशी जैसी आज है तो हम बयान नहीं कर सकते हैं जितनी खुशी आज हमको हो रही है। 8 जुलाई को जिस अंदाज से कश्मीर में बुरहान वानी के बाद तनाव बढ़ा था, हालात खराब हुए थे और उसके बाद स्कूल भी बंद हुए थे और कई स्कूल जलाए भी गए थे, लेकिन आज 1 मार्च है और एक बार फिर स्कूल कश्मीर में खुल चुके हैं। अब ये छात्र और उनके माता पिता यही दुआ करते हैं कि अब हालात बेहतर रहें ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में सुधर जाए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।